पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक विवेक नाम के व्यक्ति जो कि करोड़पति है, उसकी सगाई का दिन था। लेकिन जिस दिन उसकी सगाई होती है उसी दिन अचानक से उसकी जो कॉटन की मिल होती है उसके अंदर आग लग जाती है। अब आग लग गई थी और आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। और जैसे ये बात वहाँ पर जिस लड़की से उसकी सगाई हो रही थी उसको पता चलती है तो उसके बाद वह अपने पिता से साफ साफ मना कर देती है। कहती है नहीं पिताजी, इससे मैं शादी करके क्या करूँगी। इसके पास एक ही कॉटन की मिल थी जिसके सहारे से ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, और अब अगर मैं इससे शादी करूँगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी भी अंधकार में हो जाएगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उस लड़की का पिता होता है वो भी कहता है कि ठीक है बेटी, कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और उसके बाद शादी तोड़कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो विवेक होता है वह अपने घर के अंदर अकेला रह जाता है और उसके बाद उस हादसे को रिकवर करने के लिए विवेक को अपने घर तक को बेचना पड़ जाता है। उसके घर में जितने भी नौकर चाकर थे, जितने भी ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था, वो सारी की सारी खत्म हो गई थी और लगभग 1 महीने बाद उसे उस घर को खाली करना था। इसीलिए धीरे धीरे करके जो और नौकर चाकर होते हैं वह अपने आप ही देखते हैं कि विवेक सर के पास अब तो पैसा नहीं है और धीरे धीरे इसका जो भी पैसा है वो तो खत्म हो ही जाएगा और ये घर भी चले जाएगा, तो क्या फायदा इनके यहाँ पर काम करने से। तो इसी वजह से वह घरों को छोड़ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। विवेक जो होता है सभी को आते जाते देखता है और उसके दिमाग में ढेर सारी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि विवेक की जिंदगी बचपन से ऐशो आराम में बीती है। उसके पिता भी इसी कॉटन के काम को किया करते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी भी इस चीज में घाटा नहीं खाया था। आज विवेक के साथ एक ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से उसकी करोड़पति वाली जिंदगी एक पल में ही ढह गई है। फिलहाल वह पूरी तरह से फकीर हो गया है, लेकिन यहाँ पर उस घर के अंदर एक नौकरानी थी जिसका नाम होता है शालिनी। शालिनी जो होती है वह भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी स्टार्टिंग के दिन से ही, और धीरे धीरे जब 1 महीना हो जाता है तो उस दिन तक भी जो शालिनी है वो उसी घर में काम करती रहती है और विवेक की चाय पानी का ख्याल रखती रहती है। लेकिन चूंकि अब विवेक के पास कुछ भी नहीं था, मील का जितना भी हादसा हुआ था जो कुछ भी, उसको रिकवर करने में उसका सारी जमा पूंजी और साथ में जो भी कुछ उसके घर को बेचने के बाद उसके पास पैसे बचते हैं वो सब कुछ उसने उसमें लगा दिए थे। तो इसी वजह से वह एक दिन शालिनी से कहने लगता है कि देखो तुम यहाँ पर कब तक काम करोगी, तुम भी यहाँ से चली जाओ जैसे सभी लोग चले गए, और अब मैं भी इस घर को छोड़कर जाने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर जो शालिनी होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, वह विवेक की तरफ देखती है और देखने के बाद कहने लगती है कि साहब आप कहाँ जाओगे। अब इस बात को सुनकर विवेक जो होता है वो कहता है कि देखूंगा जहां भी किस्मत ले जाएगी वहां पर चला जाऊंगा, लेकिन ये घर तो खाली करना ही पड़ेगा। 2 दिन रहे हैं घर को खाली करने में और मैं यहां पर तो रह ही नहीं सकता। ये सारा के सारा सामान भी मैंने साथ में बेच दिया है। इस बात को सुनकर जो शालिनी होती है वो कहती है कि साहब छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विवेक होता है वह बड़ा ही हैरान होता है। सोचता है कि जितने सारे नौकर थे सभी के सभी चले गए और बिना कोई कहे ही वो यहाँ से चले गए हैं। अब इससे मैं जाने की कह रहा हूँ, ये उल्टा मुझे ही अपने घर पर ले जा रही है। तो उसके बाद वो पूछने लगता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो और क्या लगाव है ऐसा मुझसे जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। तो उसके बाद जो शालिनी है वो मुस्कुराती है, कहती कि साहब मेरी माँ गायत्री आपके घर में काम किया करती थी जब आपके पिताजी रहा करते थे, और माँ ने हम दोनों भाई बहनों को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब भाई की तो नौकरी लग गई है, उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन माँ अब भी घर के अंदर है और उन्होंने मुझे बखूबी बताया है कि आपके परिवार के बहुत सारे एहसान हैं हम पर, क्योंकि अगर आपके घर में हमें नौकरी ना मिलती तो उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं हो पाता और हम लोग भी गरीबों की तरह ही जिंदगी जीते। आप लोगों की बदौलत आज हम लोग ऐसे हैं और इसी वजह से माँ ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेज रखा है, वरना हम लोगों को काम करने की खास कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई कमा लिया करता है और उससे घर का खर्च चल जाता है। तो आज आप जब मुसीबत में हो तो आपने हमारे लिए जो इतना किया है उसका कर्ज चुकाने का दिन आ गया है। तो आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, और माँ जब आपको देखेगी ना बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि ऐसे ऐसे हो गया है। और उसके बाद वो कह रही थी बेटा जैसी भी उनको जरूरत हो बिल्कुल भी मना मत कर देना और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो विवेक होता पहले तो मना करता है, लेकिन जब शालिनी जिद करती है उसकी तरफ देखकर कहती है कि मालिक कोई बात नहीं, एक बार सेवा का मौका हमें भी दो, और जब आप ठीक ठाक हो जाओ, यानी कि जब आप इस चीज से बाहर निकल आओ तो उसके बाद भले ही आप कहीं भी चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो विवेक है वो थोड़ी देर तक लेकर सोचता है और सोचने के बाद
उससे हामी भर लेता है। मन ही मन उसके विचार चल रहे थे कि एक वो लड़की थी जिससे मेरी सगाई होने वाली थी, उसने तो फटाक से बोल दिया, और एक ये लड़की है जिसका मेरे पिता ने उसकी माँ के थोड़ा बहुत साथ दे दिया था, तो उसी साथ को लेकर ये अब तक भी उस चीज़ को समझ रही है। लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी इससे सगाई तो होने वाली थी, अगर ये बात सगाई के बाद या शादी के बाद हो जाती तो फिर इसमें कौन जिम्मेवार था। इसके बाद विवेक जो होता है वह ज़्यादा सोचता नहीं है इस बारे में और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। शालिनी और विवेक यहाँ से एक ऑटो में बैठते हैं। विवेक का कोई सामान नहीं था उसके साथ और शालिनी उसे अपने साथ लेकर सीधा अपने उस घर में ले जाती है, जो कि गरीब बस्ती के अंदर था, लेकिन पक्का मकान उन्होंने बना रखा था। और उसके अंदर यहाँ पर जो शालिनी का बड़ा भाई है वह, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, और साथ में जो शालिनी की माँ है वह भी रहा करती है। अब जैसे विवेक उस छोटे से मकान के सामने खड़ा होता है तो बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि ऐसे घरों में कभी उसने रहने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन आज किस्मत उसे वहां पर ले आई थी जहां के बारे में उसके दिमाग में भी नहीं आया था। फिर भी वह इन सभी चीजों को सोचते हुए उस घर के अंदर घुसता है और वहां पर जाने के बाद जैसे शालिनी की माँ विवेक को यहाँ पर देखती है तो एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि विवेक बाबू, आप आ गए ना, मुझे तो विश्वास था कि मेरी बेटी आपको जरूर से ले आएगी। इस बात को सुनकर जो विवेक है वो कुछ कह तो नहीं पाता है, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान शालिनी की माँ गायत्री की तरफ कर देता है। इस मुस्कान को देखने के बाद वह संतुष्ट होती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे लिए ना हमने एक कमरा सेट कर रखा है, क्योंकि बेटी ने पहले ही बता दिया था कि मैं उन्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आऊंगी अगर उनका कोई सहारा नहीं हुआ तो। यहाँ पर उन लोगों को इस बारे में इतना इसलिए पता था क्योंकि विवेक के जो माता पिता थे वो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे एक सड़क हादसे में, और उसके बाद से विवेक अपने पूरे बिजनेस को खुद से ही देखा करता था। उसका कोई भी यार रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो उसके पास आए जाए, और जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसके बाद तो और भी कोई उन्हें देखने के लिए नहीं आता है। तो इसी वजह से उनको इतना विश्वास होता है और वो लोग उसको एक कमरा दे देते हैं उस घर के अंदर और कहते हैं कि आप यहाँ पर रहो आराम से और किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो विवेक होता है वह शालिनी की माँ से भी कहता है कि आपने हमारे यहाँ पर काम किया और काम के बदले हमने आपको पैसा दिया, आपका कोई एहसान तो आप पर कोई एहसान तो किया नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके काम के बदौलत हुआ था। लेकिन तभी जो शालिनी की माँ है वो कहने लगती है कि बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारे योगदान दिए हैं और उन योगदानों को एहसान ही समझ लो तुम, क्योंकि कोई बिना कहे मन की बात समझ जाए तो उससे भला इंसान कोई भी नहीं हो सकता, और ये हमारा छोटा सा कर्ज उतारने का प्रोसेस है, इसको हो लेने दो। इस बात को सुनकर विवेक चुप रह जाता है और उसके बाद उसी घर के अंदर रहने लगता है। शालिनी भी अब घर पर ही रहा करती है और विवेक जो होता है वो काफी गहन सोच विचार में डूबा रहता है। जब शालिनी और उसकी माँ गायत्री ये देखते हैं कि ये काफी गहन सोच विचार में है तो उसके बाद शालिनी जो होती है वो कहती है कि अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं आपके लिए एक छोटा सा बिजनेस तैयार करवा सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर विवेक हैरान हो जाता है। जो सबको बिजनेस की राय दिया करता था उसके लिए एक घर की नौकरानी उसका बिजनेस तैयार करवा रही है। तो उसके बाद जो विवेक होता है वो कहता है कि ठीक है, बताओ क्या बिजनेस है। तो वो कहने लगती है कि यही हमारी बस्ती के बाहर ही एक दुकान खाली पड़ी हुई है, अगर आप चाहो तो उसके अंदर छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हो ताकि आप भी थोड़े से व्यस्त रहोगे, क्योंकि इस तरह से तो अंदर ही अंदर सोच सोच कर आप बीमार भी हो सकते हो। अब जो विवेक होता है उसे भी ये बात सही लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसके अंदर का जो करोड़पति था वह जीवित था और वह सोचता है कि यार मैं इतना बड़ा करोड़पति होकर ऐसे काम भला कैसे कर पाऊंगा। इस बात को सोचकर वह थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास अब कुछ है ही नहीं तो अब मैं कहाँ का करोड़पति और कैसा करोड़पति। वह शालिनी से कहता है कि बताओ कहाँ पे है दुकान और चलो उसे देखने के लिए चलते हैं। शालिनी और विवेक दोनों के दोनों उस दुकान पर जाते हैं। विवेक दुकान को देखता है और दुकान की लोकेशन उसे काफी अच्छी लगती है। इसके बाद जो शालिनी होती है वो कुछ पैसों का इंतजाम करती है और कहती है कि कुछ पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, और उसके बाद इस दुकान को पहले किराए पर लेते हैं और धीरे धीरे सामान भी इसके अंदर आ जाएगा। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो शालिनी होती है वह उस दुकान के किराए का एडवांस दे देती है और उस दुकान के अंदर विवेक के साथ जाकर साफ सफाई करने लगती है। विवेक को वैसे तो कुछ नहीं करने देती है, लेकिन अब विवेक को जब महसूस हो गया है कि वो कहीं का भी करोड़पति नहीं है तो इसी वजह से जो विवेक होता है वह खुद से उस साफ सफाई को करने लगता है। शालिनी मना भी करती है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, करने दो मुझे। उस साफ सफाई को करने के बाद अब सबसे बड़ी मुसीबत थी कि किस तरह से इस दुकान के अंदर सामान भरा जाए। अब इन बातों के बारे में सोचते सोचते जब अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है तो वह एकदम से घर पर बैठा बैठा उछल पड़ता है। गायत्री और उसकी जो बेटी होती है शालिनी, दोनों के दोनों वहां पर आते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं कि क्या हुआ साहब, आप इतनी
बुरी तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। तो उसके बाद जो विवेक होता है वो कहता है गायत्री से कि अम्मा आपको पता नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अब इस दुकान के लिए मैं अच्छे से सामान भर सकता हूं क्योंकि मेरी एक पुरानी जमीन पड़ी हुई है जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है और मुझे अभी अभी उसके बारे में याद आया है। यहाँ पर विवेक के जो पिता थे उन्होंने कभी एक जमीन ली थी एक जमींदार से जिनके पास पैसों की तंगी थी और उन्होंने कहा था कि आप मुझे पैसे दे दो, बदले में आप मेरी जमीन ले लो। लेकिन इन्होंने कहा था कि ठीक है, पैसे भी तुम ले जाओ और इस जमीन का अगर तुम चाहो तो इसको यूज कर लो, अगर नहीं चाहो तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, बाद में हम लोग देख लेंगे। अब वो जमींदार इस जमीन को उसके नाम लिखवा देता है और उसके बाद यहाँ पर जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो जमीन अपने आप ही बेटे के नाम आ गई थी। विवेक कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं जाता हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो यहां पर जो गायत्री अम्मा होती है वो उसे अपने पास से कुछ पैसे देती है और विवेक वहां से सीधा उस जगह पर चला जाता है जहां का वह जमींदार था और जिसके बारे में उसके पिता उसे बताकर गए थे। इसके बाद विवेक वहां पर जाता है, वहां के तहसीलदार वगैरह से मिलता है और मिलने के बाद वहां पर 5 एकड़ जमीन होती है जो कि हाईवे से सटी हुई थी। अब वो जमीन उस टाइम पर तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, नाम मात्रा के लिए थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। यानी कि वो 5 एकड़ जमीन लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की थी क्योंकि वहां पर साइड में ही हाईवे था और हाईवे के जो किनारे खेत थे उनकी कीमत 2-2 करोड़ रुपए थी। तो इसी वजह से जो विवेक होता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी जमीन की इतनी वैल्यू है तो वह एकदम से खुश हो जाता है और उसके बाद उन्हें बेचने की बात करने लगता है। यहां पर वह जमीन काफी दिनों से बंजर पड़ी हुई थी और उसके बाद जब विवेक उसे बेचता है तो उसे 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और वह फिर से एक बार करोड़पति बन गया था। यहां से वह सीधा शालिनी उसके परिवार के पास जाता है और वहां पर जाकर खुश होकर उन्हें एक खुशखबरी सुनाता है। जब मां गायत्री इस बात को सुनती है तो वह भी बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हें दुकान करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके बाद जो विवेक होता है वो कहता है कि हाँ माँ जी, वो बात तो ठीक है, सबसे पहले मुझे अपना वो घर लेना है और घर लेने के बाद अपना कोई और छोटा मोटा ऐसा ही रोजगार करूंगा। इसके बाद विवेक सीधा सबसे पहले वहां पर जाता है जिसको वो घर बेचा था और उससे वो घर अपना दोबारा से खरीद लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुरे वक्त में मेरा घर खरीदा और अब आपने मुझे घर वापस लौटा दिया। वह उसी घर के अंदर आकर उसी रुबाब के साथ रहने लगता है, लेकिन अब जिंदगी में कुछ बदल गया था। विवेक जो कि पहले कभी गरीबों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था, वह शालिनी और उसके पूरे परिवार को अपने साथ यहीं पर ले आया था। उन लोगों ने मना भी किया था, लेकिन उसने बोल दिया कि देखो, जब बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है तो आप लोगों को यहीं पर रहना होगा मेरे साथ में। इस बात को सुनकर वो लोग भी उसके साथ आ जाते हैं और अब आलीशान घर के अंदर शालिनी और उसका पूरा परिवार रहा करता है, यानी कि उसके भैया भाभी और उनके बच्चे, साथ में शालिनी की माँ गायत्री, सभी लोग उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। यहाँ पर जो विवेक होता है दोबारा से अपने उस बिजनेस को तैयार करता है और तैयार करने के बाद वह बिजनेस इसी तरह से दौड़ने लगता है जिस तरह से पहले कभी दौड़ा करता था। अब ये बात उड़ते उड़ते उसकी उस पत्नी जिससे उसकी सगाई होने वाली थी, जिसका नाम काव्या होता है, उस तक पहुंच जाती है और उसके बाद एक दिन वह अपने पिता को लेकर दोबारा से इसी घर के अंदर आ जाती है। दरअसल जो विवेक था वह काव्या को कॉलेज टाइम से पसंद था, लेकिन साथ में उसके पैसे भी पसंद थे। अब जब यहाँ पर वह दिवालिया हो गया तो उसके बाद वह उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब उसे दोबारा से पता चलता है कि विवेक ने दोबारा से अपना सारा सिस्टम जमा लिया है तो उसके बाद जो काव्या होती है वह अपने पिता को दोबारा से लेकर आ जाती है और कहती है कि विवेक, अब हम दोनों सगाई करेंगे। लेकिन तभी जो विवेक होता है वो मुस्कुराने लगता है, कहता है कि क्यों आई हो काव्या? तो काव्या कहती है कि सगाई करने के लिए आई हूं, हमने कहा था ना हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन तभी जो विवेक होता है वो कहता है कि देखो, गरीबी तो मेरे पास आई थी, लेकिन इस गरीबी ने मुझे अच्छे अच्छे चेहरों को ये दिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया है। तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम उस बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़कर चली गई तो अब क्या मेरा साथ निभाने के लिए आई हो? तुम्हारे पिता के पास इतना रुपया पैसा तो था ही कि मेरे बिजनेस को यहीं पर संभलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और इसी वजह से अब मुझे तुमसे भी शादी नहीं करनी। निकल जाओ मेरे घर से और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर काव्या जो होती है वो कहने लगती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो विवेक, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब मुझे स्टैंडर्ड भी तो देखना होता है। अगर मैं तुमसे उस टाइम पर शादी कर लेती तो लोग मुझे ही पागल बनाते और क्या तुम्हें अच्छा लगता जब लोग मुझसे पागल कहते? इस बात को सुनकर विवेक मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा बुरा बाद में देखा जाता, लेकिन जब तुम मुझसे प्यार किया करती थी तो तुम्हें उस टाइम पर मेरा साथ देना चाहिए था।
इस बात को सुनकर जो काव्या होती है उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है और एकदम से वह दोबारा सर उठाती है और कहने लगती है कि फिर तुम किससे शादी करने वाले हो। तभी यहाँ पर विवेक जो होता है वो कहता है कि चाहे मैं किसी से भी करूं लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनकर काव्या थोड़ी सी गर्म हो जाती है और कहती है कि मैं भी देखती हूं कि भला तुम किससे शादी करते हो। कोई भी लड़की अगर तुम्हारे पास आई तो देखना मैं उसका क्या हल करती हूं। इस बात को सुनकर जो विवेक होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद एक बार फिर से मुस्कुराता है। कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें लड़की भी बता देता हूं और मैं देखता हूं कि तुम उसके साथ क्या करती हो। यहां पर जो काव्या है वो कहती है बताओ कौन है लड़की। तभी यहां पर जो विवेक होता है वह उस नौकरानी जिसका नाम शालिनी होता है उसकी तरफ हाथ करता है और कहता है कि देखो ये है लड़की जिसने मेरा दुख में भी साथ दिया है, तो सुख के दिनों में वो मेरे साथ ही रहेगी और मैं इसी से शादी करके इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस बात को सुनकर काव्या के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि विवेक, लगता है तुम पागल हो गए हो और तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी विवेक कहता है कि मुझे पूरी समझ है और मुझे पता है कि कौन इंसान सही है और कौन गलत है। इस लड़की ने जब बुरे टाइम में मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मुझे विश्वास है कि जिंदगी में कभी भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, तो इसी वजह से मैं इसी से शादी करूंगा। ऐसा कहकर वह उस काव्या को वहां से जाने के लिए कह देता है और जो शालिनी होती है वह उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। इधर शालिनी की मां गायत्री, उसकी भाभी, वो सभी लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और उसके बाद जब वो लड़की चली जाती है तो यहां पर गायत्री कहती है कि बेटा तुम मजाक कर रहे थे ना। लेकिन तभी जो विवेक होता है वो एकदम से पूरी तरह से सीरियस होता है और कहता है कि नहीं माँ जी, मैं पूरी तरह से सीरियस हूं और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ना काव्या से ही शादी करूंगा। इस बात को सुनकर मां कहने लगती है बेटा ऐसा मत करो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि करोड़पति को अपनी बेटी भेजकर फंसा लिया और उसके बाद उसी से शादी करवा दी। लेकिन तभी जो विवेक होता है वो कहता है कि माँ जी देखो, लोगों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मतलब है तो केवल आपकी बेटी से। अगर आपकी बेटी मुझे अपने लायक समझती है तो उसके बाद मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। आप एक बार अपनी बेटी काव्या से पूछ लो। काव्या जो कि अभी उसी की तरफ देखी जा रही थी और जब उसकी मां उससे पूछती है कि बेटी देखो क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो, तो उसके बाद काव्या शर्मा कर दूसरे कमरे में चली जाती है और इसके बाद इसका मतलब यही होता है कि काव्या की तरफ से भी हामी है और वह भी इससे शादी करना चाहती है। उसके बाद काव्या और विवेक दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आज तक भी काव्या और विवेक एक ही घर के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इधर जो उसकी मंगेतर थी जिसने उसे पहले छोड़ दिया था, वह अपने माथे पर हाथ धर के पीट पीट कर रोने लगती है और सोचती है कि अगर उस टाइम पर मैं उसे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मेरी उसी से शादी हो जाती। लेकिन वो सोचने लगती है कि मुझे क्या पता था कि इसके पास दोबारा से इतना ही पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।